वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 6th के पॉइंट नंबर 7 पे। इंग्लिश मीडियम का हमारा ये वीडियो, हम इसमें देखेंगे डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और सेंसस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजी, अर्बनाइजेशन देखेंगे इसमें हम। और जो पुराना लेक्चर ज्ञान सर कराते हैं प्रीलिम से पहले, एक बार आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं फैक्ट्स के रिवीजन के लिए। वैसे मैंने इसमें सारे ज़रूरी फैक्ट्स इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ साथ जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। UP PCS मेंस 2023 का मेन ग्रुप जो चल रहा है हमारा, उसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। एसए का ग्रुप स्पेसिफिकली अगर आपको एसए की प्रैक्टिस करनी है, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मॉडल आंसर्स, कंप्लीट फीडबैक, अच्छी खासी लेवल की आंसर राइटिंग उसमें कराई जा रही है और थ्योरी मेरे ख्याल से अब आपकी अच्छी खासी प्रिपेयर हो गई है। अब आपको आंसर राइटिंग पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और हमारा फ्लैगशिप ग्रुप UP PCS 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप, आप उसको भी ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए GS 6 का पॉइंट नंबर 7 इंग्लिश मीडियम का वीडियो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं GS 6 का पॉइंट नंबर 7, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी। सबसे पहले तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफी? देखिए, डेमोग्राफी होता है सिस्टमैटिक, बेसिक डेफिनेशन हर टर्म की आपको पता होनी चाहिए। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ये एक ग्रीक ओरिजिन का टर्म है जिसका मतलब होता है, दो वर्ड्स हैं इसमें। फर्स्ट इज डिमोस, डिमोस या फिर इसका मतलब क्या होता है? पीपल। एंड द सेकेंड वर्ड इज ग्राफीन, जिससे ये वर्ड बन रहा है, या ग्राफी, उसको आप कह रहे हैं टू डिस्क्राइब। सो इट इज बेसिकली टू डिस्क्राइब पीपल, इम्प्लाइंग दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। ये कहलाता है आपका डेमोग्राफी। ठीक है, तो हमने बेसिक डेफिनेशन आपको पता चल गई। अब हम अगर देखें तो इंडिया में ओवरऑल अगर स्टडी करें तो इंडिपेंडेंस से बहुत चेंज हुआ है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में। अच्छा, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या हो गया फिर? अगर आपको डेमोग्राफी समझ आ गया, डिमोस, ग्राफी, तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन विच चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इंडिपेंडेंस से अगर आप देखें तो बहुत चेंज आया है हमारे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में इंडिया में। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, कब हुआ था? 1951 में। ये कुछ बेसिक वाली चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। 1951 में वी वेंट थ्रू अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी और हमने टोटल फर्टिलिटी रेट में भी डिक्लाइन देखा है। प्लस साइड में देखें तो जो मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स होते हैं उनमें भी हमने काफी इंप्रूवमेंट देखा है। लेकिन कुछ इम्पेडिमेंट्स भी हैं जो हमें पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड के जो बेनिफिट्स हैं उसको रीप नहीं करने देते हैं, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स या फिर स्किल देना लोगों को, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जाहिर सी बात है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन प्रेशर भी होगा, उसकी वजह से कुछ परेशानियां भी आएंगी। अब डेमोग्राफिक चेंजेस क्या क्या हुए आप जानते हैं। पहले पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इंडिया के TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो रिप्लेसमेंट लेवल से डिक्लाइन हुआ। रिप्लेसमेंट लेवल कितना है? 2.1। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार। ठीक है, फिर आपका मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हुआ। तो ये सारी चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखी। देखिए, कई बार इंट्रोडक्शन देने में आपको ये वाली चीजें हेल्प कर सकती हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सिग्निफिकेंस क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? हम तो कहते हैं पॉपुलेशन नहीं बढ़नी चाहिए। पॉपुलेशन ग्रोथ का सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिए, अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो इसको माना जाता है दैट ग्रेटर ह्यूमन कैपिटल, करेक्ट? ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज्यादा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसे ला सकते हैं? इट इज
अबाउट बाय इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू हायर वर्किंग एज पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा बड़ी वर्किंग एज पॉपुलेशन होगी उतना ही आपकी बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी और लोअर डिपेंडेंट रहेगी पॉपुलेशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें, पर जाहिर सी बात है हम कहते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्कफोर्स है, लेकिन उस वर्कफोर्स को आपको स्किल भी तो करना पड़ेगा। ये सारी परेशानियां हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी। अब कुछ बॉटल नेक्स भी हैं जिनकी वजह से, ये मैं आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता रही हूँ जिससे आप इसको जो भी नीचे चीजें हम पढ़ेंगे उनमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी, डेफिनेटली हम प्रॉब्लम्स ही ज्यादा देखते हैं, तो बॉटल नेक्स क्या क्या हो सकते हैं आप वो देख सकते हैं। एक तो लेबर फोर्स के रिगार्डिंग काफी कंसर्न है। जो इंडिया का लेबर फोर्स है, एक तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, मतलब ओनली 1/4 ऑफ विमेन आर एम्प्लॉयड। एजुकेशनल अटेनमेंट्स की जो क्वालिटी है, जो हमें एजुकेशनल मार्क्स होते हैं सबके, वो अप टू द मार्क नहीं है। तो कंट्री का जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, और हम तो हर जगह देख रहे हैं कि हमको स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। अब जब आपके पास बेसिक स्किल्स नहीं होंगी तो आपको एक मॉडर्नाइज्ड जॉब मार्केट में हिस्सा नहीं मिल पाएगा। सेक्स रेशियो हमारा डिसअपॉइंटिंग है, आप जानते हैं। हंगर इज अनदर प्रॉब्लम, विमेन एनिमिक हैं, बच्चे स्टंटेड हैं, हेल्थ डिजीजेस का बर्डन है हमारे ऊपर। हमने ये सारी चीजें पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से देखी थी। इन इंडिया का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडिक्वेट नहीं है कि वो एकदम से प्रोवाइड कर पा रहा है प्रॉपर हेल्थ आउटकम्स, एंड इनएफिशिएंट है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं, इनको देखते हुए हम जो प्रॉपर हमें बेनिफिट्स रीप करने चाहिए वो हम रीप नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? अब पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया। भाई कितने लोग रह रहे हैं वही तो पॉपुलेशन है। सो उत्तर प्रदेश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। डेफिनेटली हाईएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ की। पॉपुलेशन ले लो, पॉलिटिकल अवेयरनेस ले लो, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ले लो। भाई जब वो पॉपुलेशन के हिसाब से है तो वो भी ज्यादा होगा जब पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हिस्टोरिकल कल्चरल हेरिटेज ले लो, हर टर्म्स में उत्तर प्रदेश होल्ड्स अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस। 17% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आप जानते हैं, लगभग, नॉट एग्जैक्टली, इट लिव्स इन आवर स्टेट। 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन है 19,98,12,341। अब इसमें से मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है? देखिए इसमें थोड़ा सा डेटा ओरिएंटेड रहेगा ये वाला लेक्चर, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि इन वाली चीजों में वही लिख के आना होता है। तो उसमें भी आप देखेंगे तो मेल्स हैं आपके 10,45,04,362 और फीमेल्स का पॉपुलेशन 9,53,07,979। तो परसेंटेज की बात करें तो मेल्स जो हैं दे आर 52.28% पॉपुलेशन का, एंड फीमेल्स आर 47.72%। बहुत पीछे तो नहीं है पर ठीक है ना। रूरल पॉपुलेशन देखेंगे आप उत्तर प्रदेश स्टेट का तो 2011 सेंसस के हिसाब से 77.73% पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट इकोनॉमी है हमारी, और जो पॉपुलेशन रह रही है, देखिए ऐसे तो नहीं याद करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से, पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? अर्बन फिर बची हुई होगी 22.27% जो सिटीज में रह रही है। तभी तो हम कह रहे थे कि आप एग्रो बिजनेस, एग्री क्लस्टर्स, इन सबको डेवलप कराने पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन हमारी आपके गांव वाले इलाके में है। अब जो टोटल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की वो आपकी जो रह रही है वो रह रही है 22.27% सिटी में। ये आपका नंबर है, आउट ऑफ विच पॉपुलेशन मेल्स की इतनी है और बाकी फीमेल्स हैं। मेल्स ही ज्यादा हैं हर जगह। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पे अगर हम देखें तो उसमें कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर को आप कहलाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। रेशियो टोटल पॉपुलेशन का टोटल एरिया से कहलाता है टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू पूरी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो उससे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो निकल के आ जाती है। उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी की टर्म में? 4th, मतलब काफी लोग रह रहे हैं, मतलब एवरेज यहाँ पे है 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और जिस डिस्ट्रिक्ट का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी में, दैट इज गाजियाबाद। यहाँ पे 3954 पर्सन रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, फ्लैट्स में रह रहे होंगे ना, ठीक है। और लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ललितपुर का, विच इज 242 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना ज्यादा वेरिएशन है देख रहे हैं आप, क्योंकि लोग
काम के सिलसिले में एनसीआर से नजदीक है, एनसीआर में ही आता है, दिल्ली से एकदम सटा हुआ है, वो वाला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है जी। अब सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का, सेक्स रेशियो क्या होता है, अगर 1000 मेल्स हैं, मान लीजिए पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स हैं, वो कहलाता है आपका सेक्स रेशियो। 2011 सेंसस के हिसाब से एवरेज सेक्स रेशियो है 9:912। ये प्लीज बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको याद रखिएगा आप। जौनपुर का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, ये भी आपको याद रखना है, और गौतम बुद्ध नगर का लोएस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो देखें, अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो में होता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं सेम एज ग्रुप में पर 1000 बॉयज, और वो एज ग्रुप क्या है, 0 से 6 साल के बच्चे, मतलब 0 से 6 साल के 1000 बॉयज पे लड़कियां कितनी हैं, ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है। तो 2011 सेंसस के हिसाब से जो आपका 0 to 6 एज ग्रुप है पॉपुलेशन यूपी का, उसका ये दिया हुआ है पूरा, आपको ये नहीं रखना है, बस परसेंटेज याद रखिएगा आप, दैट इज 15.4, जो कि 19.03 था 2001 के सेंसस में। The proportion of population in the age group 0 to 6 is higher than the national level proportion, that is 13.6। national average से भी हम लोग कंपेयर करके चलते हैं डेटा। चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 है एज पर सेंसस 2011, पहले 916 था, और स्टेट का चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 17 कम है, जो नेशनल चाइल्ड सेक्स रेशियो 919, समझ गए ना, मतलब नेशनल 919 है और हमारा 902 है, वहां से कम है, 17 पॉइंट्स कम है, ऐसे मान के चल सकते हैं आप। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है, ये आपने सारे देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट हैं डेटा वो प्लीज ध्यान में रखिएगा, उनको लिख के आना पड़ेगा आपको। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मैंने आपको भी बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों जरूरी है, क्या बॉटलनेक्स हैं, क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमने अभी देखी थी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है यूपी का, जो परसेंटेज इंक्रीज होता है इन मिडिल ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के बीच में जितनी पॉपुलेशन बढ़ती है उसको आप कहते हैं डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। 2011 सेंसस के हिसाब से डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है यूपी का, इट इज 20.23%। डेकेडल ग्रोथ रेट मेल पॉपुलेशन का 19.31%। ये ना टेबल्स बना लेना, छोटी सी जो डायरी बना रखी है, पता नहीं वर्चुअल डायरी है या मैंने इमेजिनेशन में डायरी बनवा रखी है, उसी डायरी में ये सारा डेटा नोट कर देना, क्योंकि इसको जितनी बार देखोगे ना ये तभी वहां पे याद आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं याद आएगा। 19.31% है, फीमेल का ग्रोथ रेट रहा है 21.23%, लेकिन इनका ज्यादा रहा है। 2011 सेंसस के हिसाब से यूपी इज 14th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डेकेडल ग्रोथ रेट, मतलब दशकीय वृद्धि जो हुई है वो यूपी में, यूपी की अगर बात करें तो वो 14th प्लेस पे है इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश में जिस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट हुआ है दैट इज बहराइच 46.48%, और जहां पे सबसे कम हुआ है दैट इज श्रावस्ती 5.02%। ये चीज आप। अच्छा, 2011 सेंसस की मैं बात करूं तो 18% डेकेडल ग्रोथ रेट रहा रूरल एरियाज में, 28.8%, नहीं सॉरी 18% रहा रूरल एरियाज में और 28.8% है अर्बन एरिया। ये आपका हो गया टोटल। ठीक है ना, डेटा है बहुत सारा, प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान से लिखते रहना। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मैं सोच रही हूँ जैसे ये आपका 2011 डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का ये रहा 20.23, ये प्लीज ध्यान में रखना, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आप देखेंगे फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट ये होता है कि ऑन एन एवरेज एक लेडी कितने चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव जो पूरा है वो इसमें हम फर्टिलिटी रेट में देखते हैं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन अ वुमन कैन प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज। फर्टिलिटी रेट जो था उत्तर प्रदेश का, इट वाज 2.7, मतलब 2.7 बच्चा तो एक औरत नहीं प्रोड्यूस कर सकती, वो एवरेज निकलता है, तो ऐसे टर्म्स इसलिए आ जाते हैं। NFHS 4 के हिसाब से जो अब आ गया है 2.4, इस बार जो राउंड हुआ आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो होता है ना, उसका डेटा सर देते तो है पूरा अपडेट करके, ये सब तो पता ही होंगे ना चीजें, तो थोड़ा सा फर्टिलिटी रेट प्लीज देख लेना। और 2.4 है फिलहाल का, इसको छोड़ दो, इसको देख लेना। ठीक है, अब आता है आपका साक्षरता दर, जिसे हम कहते हैं लिटरेसी रेट। अब लिटरेट कौन है?
2011 सेंसस ने कहा, ये सारी चीजें असल में सेंसस में ऑफिशियल डेटा में दी जाती हैं, क्या लिटरेसी रेट होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें वहीं पे डिस्क्राइब होती हैं। 2011 सेंसस में कहा गया, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज ऑफ 7 years और अबव, 7 साल से बड़ा है और वो किसी भी भाषा में लिख सकता है पढ़ सकता है, उसको हम मान रहे हैं लिटरेट। तो ज्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स हैं टोटल पॉपुलेशन का 7 साल से ज्यादा किसी एरिया में, उसको कहा जा रहा है लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब आपका एक कमरा है, उस कमरे में लोग रहते हैं, उस कमरे में 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो पढ़ पा रही है लिख पा रही है किसी एक भाषा में, उनको कहा जा रहा है लिटरेट। अब इसको आप अप्लाई कर लो नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इसको कहा जा रहा है लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल लिटरेसी रेट है 67.7% और ये नेशनल एवरेज से कम है। हर बार हम ये चीज देखते हुए आ रहे हैं। मेल लिटरेसी 77.3% है, फीमेल है 57.2%। ये वाले टर्म्स प्लीज, 57.2 फीमेल, 77.3 मेल, बार बार बता रही हूँ, लिखते रहो। 67.7 लिटरेसी रेट टोटल। उत्तर प्रदेश का रैंक है 29th मेल लिटरेसी के टर्म्स में, 31st फीमेल के, नॉट इम्पॉर्टेंट। 2011 सेंसस के हिसाब से डिफरेंस जो है मेल और फीमेल लिटरेसी का वो 20.1% है, इसको भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम डिफरेंस देखा गया महाराजगंज में, सबसे कम देखा गया कानपुर नगर में। डिफरेंस जो है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट जो चल रहा है स्टेट में, ये इंक्रीज हो रहा है, विच इज नॉट गुड एक्चुअली। मतलब इंक्रीज हुआ 1955 से 1991 तक, लेकिन अब ये कम हो रहा है। भाई सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, पढ़ा लिखा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को दुनिया भर के प्रोग्राम्स चला रही है, लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। अब लोग भी चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखे हों, लोग बाग फर्क नहीं करते लड़का लड़की में। अब थोड़ा अवेयरनेस के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये चीज देखने को मिल रही है। तो आगे जो है फ्यूचरिस्टिक देखें तो रिजल्ट्स हमारे पास अच्छे आ सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे स्केड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश की। 2011 सेंसस की देखें तो टोटल पॉपुलेशन स्केड्यूल कास्ट की जो थी यूपी की, वो थी, ये आपको नंबर नहीं ध्यान रखना है, बिल्कुल भूल जाना, नहीं याद रख पाओगे। 20.69% टोटल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन ऊपर देखी थी अभी, उसका 20%, 21% लगा लो, ऐसे करके याद करना कि एसटी लगभग 21% है, तो 20.69 तब याद आएगा। याद करने का तरीका बता रही हूँ, नहीं तो इतने सारे चीजें हैं ना, जैसे 68% लगा लो, 68% लोग पढ़े हुए हैं, देखा क्या हाल चल रहा है, ऐसे बातें करो खुद से, है ना। बाकी आपके पास बेटर तरीका हो सकता है पढ़ने का, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन समझ जाओ मतलब। पॉपुलेशन के टर्म्स में यूपी में सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड पॉपुलेशन है इंडिया की, मार्कर ही उठा लिया मैंने, कोई नहीं। और उत्तर प्रदेश चौथा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब वैसे पॉपुलेशन जो है वो लार्जेस्ट है। कंपैरिजन करें 2001 के सेंसस से तो 0.4% का डिक्रीज, कम हुआ है इन द नंबर ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट इन 2011। अच्छा, सबसे ज्यादा स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट स्केड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, और सबसे कम डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन बागपत। और सेक्स रेशियो भी ध्यान रखिएगा आप शेड्यूल्ड कास्ट का, दिस इज 907, इंपॉर्टेंट। सोसाइटी से रिलेटेड कहीं पे आंसर है, कहीं पे कुछ एजुकेशन का लिखना है, कहीं पे लिटरेसी का लिखना है, वहां पे ये सब काम आ जाएगा काफी अच्छे से, तो ये सारी चीजें वहां काम आ सकती। अब स्केड्यूल्ड ट्राइब्स देख लो, एसटी। एसटी का पॉपुलेशन प्रदेश में कितना है? 0.57%, बहुत कम है, 1% भी नहीं। अब यहाँ पे ट्राइबल इलाके नहीं है ना इतने, और ये आपका उसमें दिया हुआ है फिगर्स में। और पॉपुलेशन के टर्म में द स्टेट विद द लार्जेस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया इज उत्तर प्रदेश, और 4th है परसेंटेज के टर्म में। अच्छा, हाईएस्ट स्केड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है कहाँ? सोनभद्र में। सबसे कम कहाँ है? बागपत में। तो देखिए एससी की भी सबसे कम बागपत में हो गई, और एसटी की भी, ऐसे याद आसानी से होता है। और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ही नहीं, दे आर अयोध्या एंड जलाऊं, तो दो ये याद कर लो, ठीक है। ये वाली एक चीज देख लिया। अब आपका आता है स्लम सेंसस ऑफ उत्तर प्रदेश। स्लम में जो, जिन्हें आप वो बोलते हैं झुग्गी वाला जो इलाका होता है, वो कहलाता है स्लम एरिया। उत्तर प्रदेश का प्लेस इन कंट्रीज टोटल स्लम पॉपुलेशन इज 4th, और स्लम पॉपुलेशन है आपकी 9.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री की बात हो रही है, स्टेट की नहीं।
और सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन कहाँ पे है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, ठीक है। और परसेंटेज जो है स्लम पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन स्टेट का, ये अभी आपने इंडिया का देखा था, देखो ऊपर, ठीक है, ये स्टेट का है 3.12%। तो ये चीज यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है जी। अब आपका है रिलीजन बेस्ड सेंसस। रिलीजियस पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन है, डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं हम, हिंदू हैं, फिर मुस्लिम हैं, फिर सिख हैं, फिर क्रिश्चियन हैं, फिर जैन हैं, फिर बुद्धिस्ट हैं, सारे देख के जाओ। अच्छा, माइनॉरिटीज कितने हैं, परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज इन द टोटल पॉपुलेशन इज 20.30%। और रिलीजियस कम्युनिटीज जिनका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है क्रिश्चियंस, और जिनका सबसे कम है दे आर 6, 885 है इनका, और क्रिश्चियंस का 950 है। तो ये वाली चीज भी आप एक बार ही देख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी चीजें, चलो अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, शहरीकरण की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है पॉपुलेशन शिफ्ट, पॉपुलेशन शिफ्ट कहां से कहां, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। जो कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगा इन द प्रपोर्शन ऑफ लिविंग इन द रूरल एरियाज एंड द वेज इन विच सोसाइटीज अडेप्ट टू दिस चेंज, उस प्रोसेस को, उस तरीके को कहते हैं हम अर्बनाइजेशन। क्लियर। अच्छा, अर्बनाइजेशन के रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ अर्बनाइजेशन, क्यों है अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मतलब फिनोमेना। अर्बनाइजेशन के कॉजेज ये हैं, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब अर्बनाइजेशन की वजह से जब बर्थ्स एक्सीड करते हैं नंबर ऑफ डेथ्स तो लोग शिफ्ट करेंगे ही, तो जो नेचुरल इंक्रीज होगा पॉपुलेशन का तो अर्बनाइजेशन उसकी वजह से होगी ही होगी। सेकंड आप ले सकते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, उसमें पुल फैक्टर्स होते हैं और कुछ पुश फैक्टर्स होते हैं, आपने दोनों पढ़ा होगा। पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो चीजें आपको अर्बन एरियाज की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। पुश फैक्टर्स होते हैं जो चीजें आपको रूरल एरियाज से धक्का दे रही हैं, पुश कर रही हैं, धक्का मतलब पुश मतलब धक्का बता रही हूं मैं यहाँ पे। पुल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताइए आप मुझे। तो सेकंड हम जो मेन कॉज है दैट इज माइग्रेशन, और माइग्रेशन में हमने देखे दो फैक्टर्स, पुल और पुश। अब पुल फैक्टर्स क्या क्या हैं, पुल फैक्टर्स में आपके हो सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, आपके गांव में शायद 12 तक का स्कूल है, उसके आगे की पढ़ाई नहीं है। फिर आपकी अर्बन लाइफस्टाइल मेन पुल फैक्टर हो सकता है। अच्छा, पुश फैक्टर्स क्या होंगे, पुश फैक्टर्स होंगे लिविंग कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है गांव में, एजुकेशनल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं मिल रही, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी नहीं है, तो ये हो गई आपकी पुश फैक्टर। ठीक है, क्लियर है इतनी चीजें। तो ये है आपका मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया अर्बनाइजेशन का। बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार लेती रहती है, आपने सुना होगा। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है अर्बन लिविंग का, आपको ये भी पता होना चाहिए, लिखना आ सकता है यहाँ पे। एक तो चीजें आप ये लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंस में आपको बताऊं तो फैसिलिटीज ज्यादा हैं, तो फैसिलिटीज लिख के मैं ऐसे एरो बना देती हूँ। पहली चीज तो भाई ज्यादा लेवल ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन ज्यादा है, हेल्थ ज्यादा है, लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सोशल सर्विसेज का ज्यादा एक्सेस है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कल्चरल और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, तो इसलिए ज्यादा लोग उसकी तरफ खिंचते हैं। सेकंड देखें तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये आप लिख सकते हो, इसमें बेनिफिट्स हैं, इजियर एक्सेस है टू द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, रेडियो, टेलीविजन, और तो आजकल तो खैर पता नहीं क्या क्या आ चुका है, गाँव ही आजकल इतने एडवांस हैं, लेकिन हम एक फिनोमिना की बात कर रहे हैं, कैसे होता है ये। ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल है, जो विमेन रह रही हैं टाउन्स में, सिटीज में, उनको ज्यादा जल्दी पता चलेगा फैमिली प्लानिंग वगैरह के बारे में, जिससे क्या होगा, फैमिली साइज का रिडक्शन होगा, कम बच्चे पैदा होंगे, मतलब उनको पता चलेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। और एक और आप इसमें लिख सकते हो इंडिविजुअलिज्म, ये फैक्टर तो काम करता ही करता है, इंडिविजुअलिज्म,
आपका जो अपॉर्चुनिटीज है उनकी मल्टीप्लिसिटी है, सोशल डाइवर्सिटी ज्यादा है, फेमिलियल और सोशल कंट्रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में। तो इससे क्या होता है, ज्यादा सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप होता है एंड इट फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग बाय एन इंडिविजुअल एंड वन चूजेस वंस करियर एंड एक्शंस बाय वन सेल्फ, कि भैया हम तो खुद ही रहेंगे, वो माई लाइफ माई रूल्स, वो ज्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी साथ साथ देखनी है आपको। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या हैं भैया, पहली चीज तो एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर, ये मेन इशू है। ठीक है, रूरल माइग्रेशन जो है उससे पेस ऑफ अर्बनाइजेशन आपका इंक्रीज होता है, बट इट क्रिएट्स एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर। ये तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते पॉइंट, हमने पढ़ा था सारा। बेसिक कम्युनिटीज के लिए फिर फाइट शुरू हो जाती है, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, तो पॉपुलेशन प्रेशर जो है वो ज्यादा है। फिर ओवरफ्लोइंग स्लम्स, ये आप लिख सकते हो भाई। स्लम हाउस होल्ड बढ़ी इसलिए रहे ना क्योंकि माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है। तीसरा पॉइंट इसी के ऊपर लिख रही हूं बड़ा बड़ा, इनएडिक्वेट हाउसिंग, ये पॉइंट्स लिखते रहो। कंडीशंस अच्छी नहीं है, शेल्टर इतने अच्छे नहीं है, कंजेस्टेड स्पेसेस में लोगों को रहना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट लिखो अनप्लान्ड डेवलपमेंट, फिर फ्लड आ जाती हैं, पानी भर जाता है, इसलिए तो होता है क्योंकि प्लान डेवलपमेंट नहीं है। और जो डायक्टॉमी है ना अर्बन सिटीज में रिच और पुअर पीपल में, वो दिखती है। फिर आप लिख सकते हो पैंडेमिक इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती हैं आपको, फिर पैंडेमिक वाली चीजें भी आप लिख सकते हो, पैंडेमिक इंड्यूस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्लम ड्वेलर्स को कितना अफेक्ट किया था। फिर आप लिख सकते हो नॉन इंक्लूसिव वेलफेयर स्कीम्स, नॉन इंक्लूसिव वेलफेयर स्कीम्स। क्या होता है, बेनिफिट्स जो हैं स्कीम्स के अर्बन पुअर तक नहीं पहुंच पाते हैं, ज्यादातर कुछ ही स्मॉल पार्ट पे पहुंच पाते हैं। ज्यादातर रिलीफ फंड्स स्लम ड्वेलर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि सेटलमेंट्स ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं गवर्नमेंट से। ये सारे पॉइंट्स आपने अर्बनाइजेशन से रिलेटेड देख लिए, पूरा समझा दिया अच्छे से। ठीक है, कहने की गुंजाइश नहीं है कि बचा है कुछ। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक पॉइंट देखो, अगर वे फॉरवर्ड लिख के आओगे ना तो वे फॉरवर्ड जरूर हर चीज का लिख के आया करो। उसमें ये चीजें लिख सकते हो आप, कहाँ पे बताऊं, वे फॉरवर्ड में पहला पॉइंट तो ये लिख लेना, तो गलत ही पेन उठा लिया। पहला पॉइंट ये लिख लेना, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन होना चाहिए फॉर सक्सेसफुल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन का एक पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब क्या होता है ना, सक्सेसफुल मैनेजमेंट अगर होगा अर्बन ग्रोथ का, स्पेशली लो इनकम लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स में, तो पेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पॉलिसीज हमें चाहिए होंगी जो स्ट्रेंथन करें लिंकेज बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। फिर आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, इंप्रूविंग एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटीज एंड वेलफेयर स्कीम्स। इंप्रूविंग एक्सेस लिख देती हूँ मैं बस, ये पॉइंट नोट करते रहा करो, ये मेंस के लेक्चर बिना कॉपी पेन के देखने ही नहीं है, पाप है। अगर आप एफिशिएंसी वेलफेयर और रूरल रिलीफ स्कीम्स की इंक्रीज कर देंगे अलॉन्ग विद इंश्योरिंग एक्सेस टू फ्री वैक्सीन, फूड सिक्योरिटी, ये सब सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, तो सही रहेगा इससे। तीसरा पॉइंट लिख लो, न्यू अप्रोचेस फॉर अर्बनाइजेशन। आप इनोवेशन की बात करते हैं तो इसमें भी इनोवेशन आना चाहिए, है ना। आपका जैसे सस्टेनेबल, रॉबस्ट और इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच लगाओ, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग का पता चले जो चैलेंजेस फेस करते हैं पुअर उनकी। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, अच्छे पॉइंट्स हैं ये, वे फॉरवर्ड वगैरह में काम आ सकते हैं, ये आपके और भी जगह काम आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब 2011 के सेंसस के हिसाब से 4.45 करोड़ लोग यूपी के रहते हैं अर्बन एरियाज में। अच्छा, 2001 से 2011 की लगाएं तो इंक्रीज हुआ, करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ गई अर्बन एरियाज की। तो वही है, मतलब माइग्रेशन जो है वो चल रहा है अपने पेस पे। ठीक है, तो मतलब 11.80%, करीब 12% पॉपुलेशन जो है इंडिया की
वो उत्तर प्रदेश के शहरों में रहती है, समझ आया? इंडिया की 12% पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के शहरों में रहती है, ठीक है। अब 4041 स्टैट्यूटरी टाउन्स है इंडिया में। अच्छा, आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इतनी सारी चीजें आपको बता रही हूँ। एक स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है? ज्ञान सर पहले लेक्चर में कराते हैं, जो मिसलेनियस का आपका वीडियो आता है ना, उसमें सबसे पहले सब यही सवाल टर्म्स आपको समझाते हैं। तो आप मुझे लिख के बताएंगे कि स्टैट्यूटरी टाउन क्या होता है। मैं बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना रही हूँ उस पर, फिर मिटा रही हूँ मेरे याद रखने के लिए। तो स्टैट्यूटरी टाउन्स इंडिया में इनमें से 648 मतलब 16% यूपी में है। और टोटल पॉपुलेशन देखें अगर स्टेट की, तो उसमें से 22.28% रहते हैं सिटीज में 2011 के सेंसस के हिसाब से, विच वॉज 20.78% इन 2011। मतलब देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 1.5%। अच्छा, अर्बनाइजेशन का जो लेवल है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन 22.28% देखा ना अभी, इट इज मच लोअर देन दैट ऑफ अ कंट्री एज अ होल। बेसिकली कंट्री का 31.16% है, तो उससे तो कम ही है। एक एस्टिमेट की देखें तो 2023 आई गया है, सिटीज की पॉपुलेशन होने वाली है 6 करोड़। बताओ जरा, जनता भरी पड़ी है, तभी तो यमुना जी आ गई सड़कों पे, है ना? दिल्ली का देख रहे हो हाल? मतलब जो लाल किला वगैरह वाली जगहें हैं, वहां से नदी बहती थी, हर जगह एनक्रोचमेंट हो गया, हर जगह रिवर बेड्स पे कंस्ट्रक्शन हो गया। तो भैया नदी तो कई बार, नदी तो नदी है, कविताएं लिखी गई हैं नदियों पे तो, ठीक है। चलो खैर, और उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट म्यूनिसिपल सिस्टम है, 630 म्यूनिसिपैलिटीज है यहाँ पे, रैंक 23rd आता है फिर भी अर्बनाइजेशन के टर्म। तो इतना अच्छा काम नहीं हो रहा। इसका मतलब डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं स्टेट में, डिस्पैरिटीज तो हैं ही, इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। 2011 सेंसस के हिसाब से 32.4% जो अर्बन पॉपुलेशन थी, जो शहरी लोग थे, हाईएस्ट वो वेस्टर्न रीजन में रह रहे थे, और 13.40% दे वर लिविंग इन द ईस्टर्न रीजन्स। हमने डिस्पैरिटी एजुकेशनल आईटी सेटअप उसमें भी देखी थी। While the urban population in the center of the state and Bundelkhand region in the proportion of 20.06 and 22.74। ये सारा जो फर्क है ना, ये एक तरफ ज्यादा प्रेशर बनाता है, और जो आप बात करते हैं ना हम प्रॉपर डेवलपमेंट की, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें? ये सारी जो चीजें हैं ये आप लिख सकते हैं। चलिए, अर्बनाइजेशन डेवलप हो रहा है वेरी फास्ट इन द स्टेट टुवर्ड्स बिग सिटीज। As a result, people from different states of the country are migrating to Uttar Pradesh and they are taking advantage of the employment opportunities available here. Urbanization in the state is progressing in the right direction, which is leading to rapid development, providing more opportunities for earning economic potential and employment. Therefore, due to urbanization and more employment is increasing in cities than rural areas. इससे इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट सिटीज का ज्यादा हो रहा है, लेकिन साथ साथ होना चाहिए दोनों जगहों का। लेकिन अर्बनाइजेशन के बेनिफिट्स आप तभी रीप कर सकते हैं व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज, एटलीस्ट वेलफेयर स्कीम्स के अंदर आ रहे हैं लोग, पीपल आर लिविंग अ गुड लाइफ, तभी आप अर्बनाइजेशन के जो प्रॉपर एडवांटेजेस हैं उनको रीप कर सकते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट ओवरऑल इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अर्बनाइजेशन जैसा कि हमने माना, आप इसमें लिख सकते हैं दैट अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन। You move to cities, you change from agriculture to other pursuits जैसे कि ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, बाकी की चीजें, एंड देन corresponding change in behavior patterns also take place। ये भी तो लिखेंगे आप। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा वैसे वैसे बिहेवियरल पैटर्न भी चेंज होता है। ठीक है, एक ही ये हमेशा स्ट्रक्चरल प्रोसेस होता है, और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। बेसिकली रिजल्ट नहीं है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का, बट ये हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन की ही वजह से है। ठीक है, तो इट इज अ सोशियो कल्चरल प्रोसेस। आप इसमें लिख लीजिए जरा, कीवर्ड्स हैं ये अर्बनाइजेशन में, आप ये कीवर्ड्स प्लीज इंक्लूड कीजिए। दैट द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश इज सीन एज अ सोशियो कल्चरल प्रोसेस एंड इकोनॉमिक प्रोसेस एंड अ जोग्राफिकल प्रोसेस। बहुत अच्छे कीवर्ड्स दे रही हूं मैं आपको, इनको आप यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। देखिए ऐसा होता है, ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको देती हूँ ना, इतना कुछ गला फाड़ के और लिख के, ये आपका बहुत टाइम बचा लेंगे। छुटपुट आप सर्च करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इनको लिखते रहो और थोड़ा ट्रस्ट रखो। देखो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो ट्रस्ट से देखो, चेक करने के लिए मत देखो कि अच्छा इसमें तो ये छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं होती चीजें, ठीक है। और आप इसमें लिख सकते हो भाई, इंडिया में तो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी सबसे पुरानी अर्बनाइजेशन, तो हम तो भैया बहुत पुराने तरीके से शहरी हैं, आज से शहरी नहीं है हम। फिर अर्बनाइजेशन का गवर्नेंस से क्या लिंक है, ये लिखना है एक चीज, ठीक है। अर्बन गवर्नेंस की हम बात करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है हमें 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज को, ये सब लिखना। ये मैं आपको लिंकेजेस बता रही हूँ कि आपका दिमाग कहाँ कहाँ चलना चाहिए ये सब पढ़ते हुए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अब हम। स्टैट्यूटरी टाउन्स बताओगे ना पक्का से? चलो मैं 2-3 चीजें आपको यहाँ बता ही देती हूँ, मुझे भरोसा नहीं आप लोगों पे। स्टैट्यूटरी टाउन, एसटी स्टैट्यूटरी टाउन वो टाउन है मानो जो सारी जगह जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है, कॉर्पोरेशन है या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड है, नोटिफाइड एरिया कम्युनिटी, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है पॉलिटी। ये जो टाउन्स होते हैं ये नोटिफाइड होते हैं अंडर दी कंसर्न स्टेट, और इसमें लोकल बॉडीज होती हैं प्रॉपर। अब लोकल बॉडीज कितनी तरह की है वो हमने सब पढ़ा है। अच्छा, सेंसस टाउन कौन सा होता है? एक होता है सेंसस टाउन, सिटी। सेंसस टाउन मतलब या तो उस जगह की पॉपुलेशन मिनिमम 5000 हो और उसमें से 75% जो हैं मेल वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगे हुए हों, और डेंसिटी जो है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर, 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये 3 क्राइटेरिया हैं आपके सेंसस टाउन के लिए। स्टैट्यूटरी टाउन बता दिया मैंने, सेंसस टाउन बता दिया मैंने, 1 मिनट का काम था, बता दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपके वो अर्बन एग्लोमेरेशन आते हैं, जो आउटग्रोथ्स होती है ना, जो कंटिन्यूअस अर्बन स्प्रेड होते हैं, वो सब रहने दो, इतना लिखने के लिए तो कोई पूछेगा नहीं, है ना। तो ये वाली चीजें जो हैं सारी मैंने आपको बता दी। अर्बनाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, स्मार्ट सिटीज मिशन और पता नहीं क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, लेकिन चलो ठीक है, इतना काफी है हमारे लेक्चर के लिए, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अब हम। तो अब हम देखेंगे अर्बन हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सिनेरियो क्या है। अर्बन हाउसिंग, देखो हाउसिंग आप जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट असेंशियल थिंग्स फॉर लिविंग। हर कोई चाहता है हमारी अपनी छत हो, हमारा अपना घर हो। हाउसिंग का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक छत होने से नहीं है, इट मीन्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट स्पेस, सिविक एमिनिटीज हो आपके पास, सैनिटेशन, हाइजीन, सिक्योरिटी हो, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, एयर हो, प्राइवेसी हो, वर्किंग स्पेस हो, और ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज आती हैं जो ये आपका एक बड़ा टर्म हो जाता है हाउसिंग इसके अंदर। सो इट्स नॉट जस्ट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हाउसिंग बट लिवेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, यही तो इंपॉर्टेंट होता है। एडिक्वेट हाउसिंग फॉर द अर्बन पुअर इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विच इज नॉट ओनली इन द स्टेट बट इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द होल कंट्री। डेफिनेटली जब हम बात करते हैं हाउसिंग की, इतनी सारी स्कीम्स और सब गवर्नमेंट चलाती है, दैट इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर अर्बन हाउसिंग ओनली। मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है अर्बन हाउसिंग का, इसलिए ये सारी चीजें एड्रेस करने के लिए सरकार तरह तरह के काम करती है, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स आपने देखे, मतलब कॉन्सेप्ट जो है अर्बन हाउसिंग का वो सारे के सारी चीजों को इकट्ठा लेके आता है। इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिवनेस। अर्बनाइजेशन की वजह से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स और ये सब बढ़ते हैं, तो इसी वजह से हम बात करते हैं हाउसिंग की। अच्छा, हमारा SDG 8 क्या कहता है? आप मुझे जरा ये कमेंट करके बता दीजिए, SDG 8 है वो कहता क्या है? तो अर्बन हाउसिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट हो जाता है ना। आपने सुना होगा स्मार्ट सिटीज मिशन, उसमें स्मार्ट सिटीज आइडेंटिफाई की जा रही हैं जो कि 21% करीब पॉपुलेशन को कवर करेगी इंडिया का। तो उसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स दिए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी में,
वाटर सप्लाई, अश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब। फिर अमृत मिशन सुना होगा आप लोगों ने, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2005 का चल रहा है। फिर आपकी ARHCs चल रहा है अब, ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये चल रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये हाउसिंग के कॉन्सेप्ट को ज्यादा इंक्लूसिव और ज्यादा लोगों के लिए रीच तक बढ़ाने के लिए ही चीजें ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। अब जैसे जैसे लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होगा, वैसे वैसे हाउस प्लानिंग में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन स्लम एरियाज भी इंक्रीज हो गए हैं, हमने देखा ही अभी। अगर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट आप देखें तो यूपी में स्लम एरियाज के जो पॉपुलेशन है दैट इज, सोचिए आप, 58 लाख करीब, 58.4, मतलब 77.1 लाख लोग बढ़ गए 2011 से 2011 तक आते आते, और ये पॉपुलेशन बढ़ गई 1.02 करोड़। अब 2011 सेंसस के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का कितना हो गया, ये 23.05%। इससे क्या होता है, इससे सिग्निफिकेंट लोड पड़ता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पे, ड्रेनेज पे, सीवेज पे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, वाटर सप्लाई पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एजुकेशन पे, हर चीज पे। वाटर सप्लाई कनेक्शंस सिर्फ 50% हाउस होल्ड्स के पास हैं म्युनिसिपल टाउन में, और बाकी के 41% वाटर सप्लाई जो है दे आर नॉन रेवेन्यू एंड दे आर बीइंग वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लीकेजेस। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। 20% ऑफ अर्बन एरियाज आर सर्व्ड बाय सीवरेज सिस्टम, और 73% में टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। और हम बात करें स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छ भारत अभियान, रूरल, अर्बन, पता नहीं क्या क्या, 58% अर्बन सेंटर्स के पास ऐसी फैसिलिटीज हैं जैसे कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, और 88% के पास ऐसी फैसिलिटीज हैं जिसमें आपका सॉलिड वेस्ट कलेक्ट किया जा रहा है। मतलब एक इंटीग्रेटेड ड्रेनेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द सिटीज। ये हालत है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो जाता है, is to provide basic services, basic housing services to the urban citizens at a reasonable cost, of course. So it is also necessary to analyze the existing policies, rules and regulations to fix the current infrastructure scenario and develop policies and promote public-private partnerships. ये सबसे important चीज है इसके अंतर्गत, जो ARHCs चला रही है ना गवर्नमेंट, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत ही चलाया जा रहा है। उसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जिससे स्टेक होल्डर्स को कि वो ARHCs को अपने प्राइवेट लैंड पे कंस्ट्रक्ट करवाएं और ऑपरेट करें। ठीक है। वॉश फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, WSH क्या है, ये पढ़ा है किसी ने? ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला था, वॉश, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। पब्लिक टॉयलेट्स अच्छे नहीं हैं, स्वच्छ भारत अभियान के बाद भी रेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ये जो सारी चीजें हैं ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक है, जिनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं अर्बन ट्रांसपोर्ट की। अब जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो लोग इधर उधर ट्रैवल भी करेंगे, क्योंकि वो जॉब के सिलसिले में और इन सब के सिलसिले में ही तो आते हैं माइग्रेट करके। तो प्रॉब्लम जो है अर्बन ट्रांसपोर्ट की, ये देखी जाती है इन मोस्ट ऑफ द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, जो लगातार इंक्रीज हो रही है विद द पीरियड ऑफ टाइम। इस प्रॉब्लम ने अफेक्ट किया है द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। मेन रीजन क्या है इन प्रॉब्लम्स का? इट इज इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स सब ऑप्टिमल यूज। कीपिंग इन व्यू द ग्रोइंग ह्यूमन अर्बन ट्रांसपोर्ट नीड्स, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने over the years it worked to operate metro rail services in Lucknow, Noida, Greater Noida, Ghaziabad and Kanpur। और अभी 12 और सिटीज में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज एमिंग टू स्टार्ट न्यू मेट्रो रेल सर्विसेज। ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन द स्टेट, द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन द स्टेट आर स्लम पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, एडिक्वेट हाउसिंग नहीं है, पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज नहीं है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि एयर, वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, सैनिटेशन नहीं है अच्छा, प्रेशर बढ़ रहा है लैंड पे, एनक्रोचमेंट हो रहा है, अनरेगुलेटेड अर्बन डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। ये वाली जो सारी चीज़ें हैं दे आर इंक्रीजिंग।
through a lot of effort is being made, though a lot of effort is being made to mobilize the resources for the urban local bodies, जिससे कि वो अपना फंक्शंस अच्छे से कर पाएं, yet पॉपुलेशन बहुत फास्ट पेस पे ग्रोथ कर रही है ना एक्चुअली, स्पेशली बिग सिटीज में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बनता चला जाता है. प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज लाइक क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ड्रेनेज. इस वजह से क्या होता है, सीवरेज, स्ट्रीट, रोड, ये सारी चीजें नहीं मिल पाती. फिर बेसिक एमिनिटीज तो भूल ही जाओ. तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैपेसिटी बढ़ाए स्टेट अपनी, और एट द सेम टाइम इट शुड स्ट्रेंथन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द सिटीज. इसमें आप इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट्स भी डाल सकते हैं. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आप इसमें डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं जो आपने पुराने लेक्चर्स में पढ़ी हैं. मैंने आपको पहले भी बताया है कि पुराने लेक्चर्स को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. अभी जो हमने पूरा देखा वो क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस सबको प्रभावित कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, एट ऑल लेवल्स. पहला है आपका ज्योग्राफिक फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट. इन फैक्टर्स में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आता है आपका क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी, कैसे पानी अवेलेबल है नहीं है, वहीं तो जाके रहेंगे लोग, लैंडफॉर्म कैसा है वहां का, सॉइल कैसी है, ये सारी चीजें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं. एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स. बल्कि जो एरियाज हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, सफिशिएंट वाटर फैसिलिटीज हैं, दे आर कंसिडर्ड मोर फेवरेबल. एक्चुअली जब आर्यंस आए थे, एंशिएंट इंडिया जिसने पढ़ा है, तो वो ज्यादा सेटल हुए इस फर्टाइल प्लेन में. एलुवियल सॉइल का फर्टाइल प्लेन है ना यहाँ पे. मौर्यंस ने अपनी कैपिटल्स वगैरह यहाँ पे क्यों बनाई इस वाले एरिया में, पाटलिपुत्र एंड ऑल में, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक अच्छी थी लोकेशन, जोग्राफिकली बहुत अच्छा था, रिसोर्सेज बहुत अच्छे अवेलेबल थे. ये सबसे पहले जो पॉपुलेशन सेटल होती है ना कहीं पे, उसमें यही सारे फैक्टर्स काम करते हैं. फिर आपका इकोनॉमिक फैक्टर, भाई मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं आपके पास, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन कैसा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है उस तरफ का. दे आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिटर्मिनिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट रीजन्स. फिर आपके आते हैं कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स. इसमें क्या आएगा, सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉमन एथनिसिटी है या नहीं, भाई लोग ज्यादातर वहीं पे रहना चाहते हैं ना, रिलीजन भी होता है कई बार. ये सब डिटरमिन करते हैं पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, रीजंस फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रो इतनी जल्दी जो हुई यूपी में, वो क्यों हुई. एक तो गवर्नमेंट ने मेडिकल बैक्ड सर्विसेज, गवर्नमेंट बैक्ड मेडिकल सर्विसेज बहुत ज्यादा मिलने लगी लोगों को. मैरिज ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन एट अ यंग एज, लिटरेसी कम थी, टू हैंड मोर पॉलिसी, मतलब भाई दो हाथ और होंगे तो अच्छा होएगा. पॉपुलेशन एज डेमोग्राफिक डिविडेंड को देख के सरकार ने ये पॉलिसी चलाई, इससे पॉपुलेशन में एकदम से बूस्ट आ गया. ठीक है, तो चाइना वाली पॉलिसी लगानी पड़ेगी. और नई पॉपुलेशन पॉलिसी में आया तो है 2 बच्चों से ज्यादा को फिर गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. पॉपुलेशन तो है प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो पॉपुलेशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बढ़ती पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन का मतलब ये नहीं है बच्चे, मतलब ज्यादा बच्चे, वो वाली चीज, वो कम होना चाहिए. मतलब 2 चाइल्ड पॉलिसी तो मेरे ख्याल से एकदम सूटेबल होनी चाहिए स्टेट में. पर फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें वो भी तो है ना, ट्रेडिशनल और थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच जो है, बेटा चाहिए ही चाहिए लोगों को. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट बेटा होना या बेटी होना, बट ठीक है, मतलब दे शुड बी बोथ इक्वल. पर जिनको मतलब इफ समबडी सेज कि हाँ बेटा भी होना चाहिए, हाँ ठीक बात है बिल्कुल, उनकी बेटी भी होनी चाहिए, वो भी ठीक बात है. खैर कोई बात नहीं. नाउ व्हाट आर द सम इम्पोर्टेंट चैलेंजेस जो एसोसिएटेड हैं विद अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश, वो देख लेते हैं. सबसे पहली चीज तो पॉपुलेशन ज्यादा है, मैंने आपको क्या बताया, रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ, इससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई, ओवर क्राउडिंग हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ गया, रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ गया. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है. देन इनएडिक्वेट हाउसिंग, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो बढ़ी इतनी ज्यादा अर्बन एरियाज में, इससे हमें शॉर्टेज हुई अफोर्डेबल हाउसिंग की, जिसकी वजह से स्लम्स ज्यादा आए, पुअर लिविंग कंडीशंस ज्यादा बढ़ गई.
फिर है आपका ट्रैफिक कंजेशन, जो इंक्रीज है पॉपुलेशन में एंड व्हीकल्स में। यूपी के अर्बन एरियाज में कितने, देखो जरा, एक एक बंदा 7 सीटर गाड़ी लेके निकलता है आजकल, और ये मोटरसाइकिल, स्कूटर और स्कूटी का तो खैर कोई नंबर ही नहीं है। इससे ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ा, तो ओवरऑल मोबिलिटी इफेक्ट होती है इससे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट होती है इससे। एयर पोल्यूशन बढ़ता है इस सबसे। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन और व्हीकुलर जो ये एमिशंस होते हैं, इससे पोर एयर क्वालिटी होती है, जिसकी वजह से हेल्थ रिस्क आते हैं। आता है, दिल्ली में तो दिखाई नहीं दिया 100 मीटर पे भी, 10 मीटर पे भी, ऐसे नहीं आती रहती न्यूज। वाटर पोल्यूशन एंड स्कार्सिटी, अर्बनाइजेशन प्रेशर डालता है वाटर रिसोर्सेज पे भी, ज्यादा पॉपुलेशन हर चीज पे प्रेशर डालती है बेसिकली, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, स्कार्सिटी ऑफ क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस। देन वेस्ट मैनेजमेंट, फिर वेस्ट मैनेजमेंट में भी परेशानी होती है। जब ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा वेस्ट जनरेट करेंगे, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट होगा, जिसकी वजह से फिर पोल्यूशन और हेल्थ हजार्ड्स बढ़ सकते हैं। एनर्जी कंजम्पशन, डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजेस विद अर्बनाइजेशन, leading to higher consumption and the need for sustainable energy solutions. Loss of green spaces, definitely green cover तो खत्म ही हो जाएगा ना जब हर जगह प्लॉट कटेंगे तो, है ना। रैपिड अर्बनाइजेशन, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लेके आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इफेक्ट करता है। आप पेड़ वेड़ लगा दोगे तो फिर वो नहीं लगाने पड़ेंगे एयर प्योरीफायर्स। अर्बन क्राइम बढ़ता है, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज की वजह से क्राइम रेट्स बढ़ जाते हैं। देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई जब आप ज्यादा अर्बनाइजेशन होता है रैपिडली, तो इट ऑफन आउटपेसेस द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई इतनी जल्दी तो नहीं बन जाएगा झटझट, सब ह्यूमन लेबर वाला काम है, ये मशीनों से तो खड़ी नहीं हो रही बिल्डिंग, के ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा, बन गई बिल्डिंग, आ जाओ जी। जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्थ केयर में, एजुकेशनल फैसिलिटीज में हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। Dealing with urbanization problems in Uttar Pradesh requires a multifaceted approach, definitely, that addresses the spatial, economic and social aspects of the urban divide. And here are some strategies जो use हो सकती हैं जिससे कि आपका ये वाला problem solve हो सकता है to a larger extent. पहला तो है आप you improve urban planning and governance. मैंने आपको बताया था ना, urban planning और governance के बीच में direct relation है। आप स्ट्रेंथन करें अर्बन गवर्नेंस को और प्लानिंग को। इट इज वेरी क्रूशियल फॉर मैनेजिंग द रैपिड अर्बनाइजेशन इन उत्तर प्रदेश। दिस इंक्लूड्स डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर प्लान्स फॉर सिटीज, ensuring proper zoning regulations, promoting participatory decision making processes as envisaged in smart city scheme that involve local community. Local community के involvement के बिना ये वाली सारी चीजें पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली रेगुलेटेड। लोगों को फ्लैट्स एंड ऑल खरीदने से पहले पूरा देखना चाहिए। वो बिल्डिंग देखा था आपने, कोलैप्स की गई थी, वो जो अभी नोएडा में कहाँ पे हुआ था, फट पूरी बिल्डिंग को बॉम्ब से उड़ा दिया था। किससे, वो क्यों हुआ था? जब बिल्डिंग इतनी बड़ी बन रही थी तब तक क्यों नहीं आया कोई? और लोगों ने तो उसमें घर भी खरीद रखे थे। तो खरीदने वालों को भी इन सारे रेगुलेशंस, इन सारे चेक्स को ध्यान में रखना चाहिए। देन इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो भैया हर जगह पॉइंट चल ही रहा है। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा जरूरी होता है फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरियाज। इससे कंजेशन कम होता है, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है एंड इट क्रिएट्स अ मोर सस्टेनेबल अर्बन एनवायरनमेंट। प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, हाउसिंग नीड्स को अफोर्ड करने के लिए अर्बन पुअर के लिए बहुत जरूरी है इनइक्वालिटी कम हो, सोशल इंक्लूजन ज्यादा हो। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं, आपने सुना होगा पीएम आवास योजना, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं। दे प्रोवाइड सब्सिडीज लो इनकम हाउस होल्ड्स जो हैं उनको, एंड दे प्रमोट द रेगुलराइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट्स। देन एनहांस एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, सारे रेसिडेंट्स के पास एसेंशियल सर्विसेज होनी चाहिए। हेल्थ केयर, जैसे आयुष्मान भारत है उसमें हेल्थ केयर फॉर ऑल की बात की गई है। एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम्स के थ्रू। It is very crucial for promoting inclusive urban development. This can be achieved by investing in public facilities, improving service delivery and targeting interventions towards vulnerable populations. तो ये एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Foster economic opportunities.
ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे तो उससे लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, एंड दैट एड्रेसेस अर्बन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू पॉलिसीज दैट सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज. जैसे मुद्रा स्कीम थी एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो आप जानते ही हैं स्टेट गवर्नमेंट भी और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है. एंड इट एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन की सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, tourism and agriculture. Then encourage sustainable urban development. Sustainable होना चाहिए urban development. Sustainable word लगते ही ना एकदम बढ़िया हो जाता है मामला. Promoting sustainable urban development is crucial for mitigating the environmental impacts. Rapid urbanization की वजह से तो होते हैं. इस बार देखो ना बारिश में क्या हाल हो रखा है, सब जगह पानी भर गया है. Through interventions like हृदय स्कीम, अमृत मैंने आपको बताया था अभी. This can be achieved through policies that encourage the use of renewable energy, पूरा पढ़ चुके हो आप, public transportation and support the development of green spaces. फिर आपका strengthen rural urban linkages, ये भी बहुत जरूरी है. जैसे उन्नत भारत अभियान है, connections जितने ज्यादा increase होंगे between rural and urban areas, it will help reduce the pressure on cities and it will promote more balanced regional development. This can be achieved through policies that support rural development, improve rural infrastructure and facilitate the flow of goods, services, knowledge, best practices and human resources between rural and urban areas. एक integrated development, एक connective development की हम बात कर रहे हैं. Making villages of उत्तर प्रदेश economically self-sufficient, क्योंकि अब तो हम rural tourism की भी बात कर रहे हैं ना, उसको आप इसमें लिख सकते हो. ये एक तरफ सरकार बात कर रही है रूरल टूरिज्म की, तो उसके लिए रूरल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है. रूरल डेवलपमेंट बढ़ेगा तो आपने वहां पे वो पॉइंट पढ़ा ही था कि फिर लोग माइग्रेट नहीं करेंगे. इन ऑर्डर टू मेक द विलेजेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जो एटलीस्ट जो बड़े सिटीज के पास हैं, उनको इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल नॉट ओनली हैव टू प्रमोट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज थ्रू फाइनेंस, बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करो. जब थर्ड टायर है सेंट्रल आपका डेमोक्रेसी का, तो उसको आप और ज्यादा डेवलप करो, एंड इट शुड बी डेवलप्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्पिटेंट सिस्टम्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी. फिर आता है आपका टू इफेक्टिवली यूटिलाइज उत्तर प्रदेश डेमोग्राफिक डिविडेंड, द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन बी इम्प्लीमेंटेड. क्या क्या? आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, क्वालिटी एजुकेशन पे, जो स्किल डेवलपमेंट की बात करें, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करें, एक स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए प्रिपेयर करो. मार्केट में एक स्किल्ड वर्कफोर्स होना चाहिए. आप हेल्थ केयर इंप्रूव करो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो, आपका पेशेंट डिलीवरी आउटकम्स पे इन्वेस्ट करो, जिससे कि एक हेल्दी, फिट और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की तरफ आप कदम बढ़ाओ. जॉब क्रिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रमोट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स विद हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, एग्रीकल्चर में भी हमने देखा था एग्रो बिजनेस, एग्रो क्लस्टर्स, एग्रो सेटअप्स, इन सब की बात करो, जिससे कि जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा क्रिएट हो. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप डेवलप और अपग्रेड करो इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. यू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन. फिर विमेन एम्पावरमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनकरेज करो विमेन का पार्टिसिपेशन वर्कफोर्स में थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सपोर्टिव पॉलिसीज, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, इस सब में. एंटरप्रेन्योरशिप, foster a culture of entrepreneurship by providing financial support, mentorship, training to help young people start their own businesses. Then rural urban balance, आप implement कीजिए policies जो promote करती हैं balanced development between rural and urban areas, reducing regional disparities and preventive excessive urbanization. Social inclusion की बात करो, ensure that marginalized groups जैसे scheduled caste, scheduled tribes, they have equal access to education, healthcare, employment opportunities. इससे हम inclusive development की बात करते हैं, तो उसमें आप सारे वर्ग को आगे लेके चलो. environmental sustainability की बात करो, ऐसी practices को अपनाओ जो green हो, environmental impact उनका minimized हो और economic growth preserve करें और sustainable growth की हम बात करें. और फिर आता है आपका गुड गवर्नेंस. आप गवर्नेंस और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करो, जो एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट इंप्लीमेंटेशन हो पाए पॉलिसीज का, जो एक्चुअल हम चाहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड से बेनिफिट्स को रीप करना, वो हम रीप कर पाए. क्लियर?
इसके साथ साथ ये लेक्चर होता है यहाँ पे खत्म। मेरे हिसाब से सफिशिएंट बता दिया गया है, मोर देन सफिशिएंट इनफैक्ट। पीडीएफ्स के लिए या किसी भी पेड ग्रुप के लिए आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो इसके साथ साथ मैं मिलूंगी आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड हंसिए, मुस्कुराइए और खूब सारी आंसर राइटिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।